ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 791 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ। सारा का सारा मैनेजमेंट, फैकल्टी, ट्रस्टीज़, जो कॉन्वोकेशन हुआ है 50वां एक ऐसे समय में जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंट्रोड्यूस हुई है, एक नई दिशा दी गई है भारत की शिक्षा पद्धति को, शिक्षा प्रणाली को, शिक्षा नीति को, और साथ ही साथ मोदी जी के नेतृत्व में स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक नया बल मिला है। जहां सरकार आने से पहले मात्र कुछ दर्जन या कुछ 100 स्टार्टअप्स हुआ करते थे देश में, आज लगभग 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं। और इसका कारण ये है कि मोदी जी ने इसको प्राथमिकता देते हुए लाल किले के परिसर से आह्वान किया था स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। और वो क्षेत्र जो पहले शायद पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे अपना कामकाज अपनी मंशा अनुसार करने का, उनको भी प्राइवेट सेक्टर में खोल करके, जैसे उदाहरण के तौर पर अंतरिक्ष का विभाग, अनलॉकिंग ऑफ द स्पेस, जैसे आप मीडिया मित्रों ने रिपोर्ट किया 1.5 बरस पहले हुआ, आज वहाँ पर भी 60 स्टार्टअप्स हैं। नई शिक्षा नीति NEP 2020 में एग्जिट एंट्री का प्रावधान युवा के एप्टीट्यूड, उसकी प्रवृत्तियों का ध्यान रखते हुए किस प्रकार उसको देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में उसका उपयोग किया जा सके। ऐसे समय में ये जो बच्चे अपनी डिग्रियाँ प्राप्त करके समाज में अपनी सेवा अर्पण करने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है इनके लिए एक नया आयाम खुलेंगे और नए अवसर उपलब्ध करवाने का मोदी जी ने एक बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से पिछले 8 वर्षों में काम किया है। कोविड के कारण उसमें विलम्ब हुआ है। जो मैन्ड फ्लाइट होगी, ह्यूमन फ्लाइट, उससे पहले 2 दूसरी फ्लाइट्स होंगी, जो शायद हमारी योजना इस प्रकार की है कि अगले वर्ष में होगी। एक पहले जाएगी अनमैन्ड फ्लाइट, फिर जो दूसरी फ्लाइट होगी उसमें रोबो होगा, वायु मित्र, एक फीमेल रोबो होगा, तो एक प्रयोग के तौर पर कि ताकि हम कोई रिस्क ना ले सकें। हर तरह की सुविधा, हर तरह की फैसिलिटी, हर तरह का तंत्र पूरा अपने उसी स्थान पर काम कर रहा है जैसे कि हमने कल्पना की है। इसको सुनिश्चित करने के लिए 2 फ्लाइट जाएंगी और उसके उपरांत शायद 2023 के लगभग या कभी एक ह्यूमन फ्लाइट भी जाएगी। वैसे तो भारत का एक भारतीय अंतरिक्ष में गया था पहले राकेश शर्मा के नाम से, लेकिन वो फ्लाइट भारतवर्ष की नहीं थी। तो पहली इंडिजीनियस फ्लाइट जिसमें भारत का ही नागरिक होगा और उस फ्लाइट के निर्माण में भी भारतीयों का ही योगदान रहेगा, टोटली इंडिजिनस। और मुझे हर्ष भी और गर्व भी ये कहते हुए कि हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है, उसमें महिला वैज्ञानिकों ने भी अग्रसर होकर के योगदान दिया है। सर, JNK में जो जम्मू को पूर्ण राज्य का रुतबा और 2 यूटी बननी थी, वो सारा प्रोसेस टेक्निकली हो गया। यूटी तो बन गई है, जम्मू को राज्य का वो तो देखिए, जब गृह मंत्री जी ने सदन में ये कहा है कि उपयुक्त समय पर इसको पुनः राज्य बना दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता या औचित्य है कि मैं गृह मंत्री की बात में कुछ और हम तो सरसरी बात कर रहे हैं कि आप JNK से हैं तो यूनियन टेरिटरी है अब, और जब उसको पुनः राज्य का दर्जा देना हुआ, वो गृह मंत्री जी ने जैसे कहा है सारी पहलुओं का संज्ञान लेकर के वो करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रैल में अप्रूव किया था कि वो 4,000 करोड़ से जो स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस सैटेलाइट है उसके लिए अभी आगे किया है। मुझे लगा उस पर कार्य चल रहा है, जैसे जैसे जो चीज़ें सार्वजनिक करने के लिए हों धीरे धीरे वो पब्लिक डोमेन में लाई जाती है। So what will be India's role in the Quad Sky in the Eye? नहीं, I think India is already vigilant and our defense system and security system is second to none. So we should be reassured about it, and we should through the media friends also reassure the common citizens. अभी इतने सचिव में कुछ ना कुछ चल रहा है, जैसे आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से, मतलब चाहे कोविड है या कुछ अदरवाइज भी है, तो जैसे करप्शन भी एक मेन है इंडिया को या कंट्री को कह सकते हैं, तो उसके लिए भी जैसे आप और अप्लायंसेस क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी है, हम साइबर सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं, निश्चय ही देखिए, पहली बात तो ये कि आपने जैसे ठीक कहा, उस स्तर पर भी और अलग स्तर पर। पहली बात तो ये है कि पिछले 8 वर्ष जब अब मुकम्मल हो रहे हैं सरकार के, अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मोदी जी के मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं आया। और विडम्बना ये है कि अभी भी पिछले सरकार के मंत्रियों के आरोप बाहर आ रहे हैं,
the cupboards, the skeletons are coming out from the cupboards of the earlier. आमतौर से क्या होता है कि जो सरकारी पद पर मनोनीत होता है व्यक्ति, उसको भ्रष्टाचार करने का मौका भी मिलता है और आरोप भी होते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है कि जो एक्स मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर है। दूसरी ये है कि हमारे यहाँ जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट था, 1988 का एक्ट था, मोदी जी ने पहल करके 30 साल बाद 2018 में उसमें संशोधन किया हमारे विभाग DOPT के थ्रू, क्योंकि उसकी नीयत ये है कि ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन एंड एट द सेम टाइम प्रोटेक्शन एंड ऑल्सो वर्क फ्रेंडली इन्वायरमेंट टू दी परफॉर्मिंग ऑफिसर्स। तो उसमें कुछ नए प्रावधान लाए, जैसे कि रिश्वत देने वाले को भी आरोपी ठहराया जाएगा। ये नहीं है कि कोई जा करके झूठी शिकायत कर दे। इसी प्रकार कुछ और कॉर्पोरेट सेक्टर्स को भी उसके दायरे में। जहाँ तक टेक्नोलॉजी का संबंध है, निश्चय ही हमारे पास इस तरह के अभी हमने उपयोग में तो नहीं लाए, लेकिन इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हुई हैं। उदाहरण के तौर पर IIT कानपुर ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिससे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में कुछ भूमिका निभा सकते हैं। जो ग्रीवेंस आती है उसमें से डिटेक्ट करना बिटवीन दी लाइंस के इस आरोप में करप्शन का एलिमेंट कितना है, उस तरह की टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हुई हैं। और धीरे धीरे आगे चल के मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस भी होगी, तो गवर्नेंस में भी टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका रहने वाली है। हमारे डिपार्टमेंट की चूँकि हमारी इंटरनेशनल कन्वेंशंस के साथ हमारा तालमेल रहता है और उसमें फूड सिक्योरिटी एंड हंगर टू फॉर नन इस तरह के मुद्दे रहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी। लेकिन हमारे लिए संतोषजनक बात यह है कि भारत अब मोदी जी के आने के बाद 8 वर्षों में उसमें एक लीडिंग रोल निभाने लगा है। चाहे वो ये जो नए मुद्दे हैं, जैसे आपने कहा, ये भी एक रीसेंट मुद्दा है, फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल, क्लाइमेट क्लीन फॉर ऑल, ये सारी चीज़ें, या अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी, हाइड्रोजन, इसमें अब विश्व के बाकी देश भारत की ओर लगे हैं देखने। तो मुझे लगता है वो इसलिए हुआ कि मोदी जी ने इसमें काफ़ी पहल ली। और कोविड में भी हमने ये साबित कर दिया कि 130 करोड़ के देश ने जिस तरह से कोविड के साथ मुकाबला किया है, वो यूरोप के छोटे छोटे देशों की तुलना में कहीं अधिक है। हमारी आज मिसाल दी जाती है, DNA वैक्सीन सबसे पहले यहाँ बना, और ना केवल हमने सबको वैक्सीनेट किया बल्कि विदेशों में भेजा। तो एक लीडिंग रोल हमारा इन आधुनिक विषयों में भी आ गया। मुझे लग रहा है ये एक संतोषजनक बात। द स्टैलो न्यूज़ ਲਈ ਹਰਪਾਲ ਲਾੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪਿੰਸ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट।